Okay, so big hello and welcome back. I see all of you decided to log in. ठीक है ना? So what I do is that before I begin, let me ask a query, and that is related to what we have done and maybe what we have not done, isn't it? या तो क्लासेस होते होते ऑलमोस्ट क्या 3 हफ्ते हो गए, है ना? 3 weeks almost. That's not a small time. So maybe we can begin by sharing the experience, in the sense that क्लास 10 से 11 तक का तो थोड़ा सा जंप ज्यादा होता है ना? एंड नाउ एग्जाम्स आर आल्सो कमिंग अप. गुड मॉर्निंग. अभी गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी आ रहे हैं. तो लाइक एग्जाम भी अब आने वाला है. मे बी या तो नेक्स्ट थर्सडे होगा या तो मैक्सिमम उसके नेक्स्ट थर्सडे होगा, है ना? एग्जाम तो आना ही है. सिलेबस तो मैंने लगभग बता दिया है, बट आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट वीडियो अटक रहा है क्या बेटा? आज वीडियो के अटकने के इस तरफ से रीजन बहुत कम है, क्योंकि मैंने अपने नेट को अपग्रेड कराया. कल शाम को इंजीनियर्स आए थे, पूरे नए फाइबर ऑप्टिक केबल लगा के गए हैं. पहले मेरा स्पीड 40 Mbps था और अब मोर देन क्या 160 Mbps है शायद. तो देयरफॉर अब तो मेरे ख्याल से अनलेस की कोई पीछे से कनेक्टिविटी इशू हो, जो कि बहुत रेयरली होता है. वैसे एयरटेल में मैंने 15-16 साल हो गए यूज करते हुए नेट, तो जनरली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है. बाकी कभी एक आध दिन तो खैर हो ही सकता है ना? तो देयरफॉर नेट के स्पीड इस तरफ से तो इशू होना बहुत चांसेस कम है. बाकी देखो इंडिविजुअल डेज को तो नहीं बता सकते. But anyway, the question that I was wanting to know, or rather I was asking, is something like this: that our classes are almost like a month old, almost. ठीक है ना? So what I'm interested in now knowing is that how has been your experience? क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या डिफिकल्ट लग रहा है ना? या any experience that you want to share, कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, व्हाटएवर एक्सपीरियंस है. अगर किसी को थोड़ा पब्लिकली शेयर करने में दिक्कत है तो मे बी यू कैन शेयर विद मी प्राइवेट आल्सो. जूम में तो ये फैसिलिटी है भी. So let's spend a few minutes trying to know how has been your experience, because we are now going to start a different phase. Different phase in the sense that we're going to now start with tests. टेस्ट आते देखना थोड़ा सीरियसनेस भी बढ़ जाता है ना? प्लस असाइनमेंट का जो है रिस्पॉन्स, मैं अपना भी एक्सपीरियंस तब तक शेयर कर रहा हूँ. लाइक यू आल्सो स्टार्ट गिविंग मी इनपुट्स. अच्छा, प्लस एक चीज और मैं बताऊं, मैं हमेशा इसको ना एक प्लेटफॉर्म मानता हूँ. मतलब मैं इसको ठीक क्लास उस तरीके से मैं उतना नहीं मानता हूँ, मैं इसको एक प्लेटफॉर्म मानता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म की यूटिलाइजेशन इस तरीके से हो दैट वी ऑल बिकम अ पार्ट. वी ऑल, तो वी ऑल में मतलब मैं भी हूँ, और अगर एक इंडिविजुअल को स्टूडेंट को छोड़ दे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स. So that is what I mean by we all. So like for a particular student, his fellow students and myself, that is all, है ना? For another student, all the other students and myself, that is all, and so on. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि all the other people in this group are in a common platform, trying to ensure that whatever your level is today, it becomes your best. अब देखो बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं होता, इसलिए मैंने क्या बोला, योर बेस्ट, है ना? तो वहां पे दो जने का रोल है. एक सेल्फ का, तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरा एक रोल है, और ऑल मतलब ऑल अदर्स में मेरे पीयर ग्रुप का भी रोल है, और मेरा मतलब एज ए टीचर मेरा भी रोल है. तो देयरफॉर लेट्स ट्रीट इट एज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट ईच वन ऑफ यू परफॉर्म्स हिज बेस्ट ऑन द डी डे. डी डे मींस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम्स, है ना? तो उस रास्ते में इसलिए मैं ना इसको एक प्रवचन की तरह नहीं मानता हूँ.
या प्रवचन की तरह कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ कि लाइक आई गो ऑन सेइंग फ्यू थिंग्स एंड यू डिलिजेंटली लिसन एंड मे बी एक्ट और डोंट एक्ट और समथिंग लाइक दैट। मैं उस तरीके से कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ना डायलॉग मेंटेन हो। डायलॉग मतलब जैसे मान लो किसी को थोड़ा दिक्कत हो रहा है या किसी को कुछ और तरीके से चाहिए या कुछ सजेशंस है, और दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। when I'm in a real class जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं and all, so generally I keep on strolling in the class, कॉपी थोड़ा देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ठीक से लिख रहा है नहीं लिख रहा है, किसी के राइटिंग स्किल्स में अगर कुछ कमी दिखता है and all. Now those are a little bit of a barrier in the sense that I cannot do that right now, है ना। और अगर करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा प्रोसेस में आ जाएंगे इन द सेंस कि सबका वीडियो ऑन कराओ फिर बोलो दिखाओ कॉपी एंड ऑल। It becomes a little cumbersome also at times, so like maybe I'm not doing it, maybe someday if required I will do it also. तो इसलिए एक डायलॉग मेंटेन होना चाहिए। कुछ सजेशंस है तुम लोगों की तरफ से कि एनीथिंग दैट कैन बी डन व्हिच वुड बी गुड फॉर एवरीबॉडी एंड सो ऑन। तो फील फ्री, डोंट फील कि नहीं अगर हम सर को सजेशन देंगे तो ये कैसे सुनाई देगा, कैसे फील होगा, कुछ फील नहीं होगा। इट्स ए न्यू मीडियम, इट्स ए न्यू काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, इट्स ए न्यू एनवायरनमेंट वेयर एवरीबॉडी इज लर्निंग, इवन आई एम लर्निंग। कई सारी चीजें मुझे पहले पता नहीं था, इनफैक्ट मैंने तो जूम के बारे में पता ही नहीं था। इस पीरियड के पहले तो मैंने जूम ऐप के बारे में सुना भी नहीं था, सुना भी नहीं था। कई सारे वीडियो शेयरिंग ऐप्स हमने सुना था बट जूम का नहीं सुना था सब, है ना। एंड सो ऑन, लाइक एवरीथिंग इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो देयरफॉर व्हाट आई वुड ऑलवेज विश इज दैट कभी भी किसी के दिमाग में कुछ आता है, कुछ सजेशंस देना, है ना, कुछ और बेटर करने के लिए क्या हो सकता है, एनी आइडिया दैट क्लिक्स इन योर माइंड, कम्स टू योर माइंड, यू शुड ऑलवेज कीप ऑन शेयरिंग। लेट्स से इफ यू आर लिटिल शाय कि पता नहीं पब्लिकली शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, परफेक्ट, यू कैन शेयर इट इन प्राइवेट। कई लोग वैसे करते भी है मैसेज, मुझे मैसेज जैसे कई बार डाउट्स आते हैं तो स्ट्रेट अवे मुझे मैसेज करते, मुझे अच्छा लगता है। मैं शायद हर बार उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतने सारे मैसेज आता है मेरे पास। एटलीस्ट आई एम हैविंग राइट नाउ एटलीस्ट नॉट लेस देन 7-8 बैचेस, ऑब्वियसली फिर इतने सारे स्टूडेंट्स एंड ऑल, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग सबका रिस्पॉन्स एटलीस्ट शॉर्ट में दे दूं एंड ऑल। अगर किसी का एक आध दो रह गया तो आई डोंट रिमेम्बर। कई बार होता है कि देख के लगता है चलो ठीक है डिनर के बाद कर देंगे, फिर पता चला हो जाता है कई बार, बट आई अवॉइड डूइंग दैट। जनरली मैं कोशिश ही करता हूँ कि जैसे देखता हूँ तो मैं एटलीस्ट एक वन लाइनर लिख दूं अगर शॉर्ट में रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर लगता है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो इन दैट केस कई बार हो नहीं पाता है, हो सकता है कि अगला क्लास है एंड सो ऑन। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव हो रहा है, कुछ कुछ चीजें हो सकता है कईयों को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता होगा, तो थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन मेंटेन करो। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है इज दैट करीब करीब समझ लो कि 8 से 10 बच्चे इस बैच बहुत फटाफट रिस्पॉन्ड दे देते, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। ज्यादातर सही होता है, एक आध दो गलत भी होता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, इज ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। फटाफट रिस्पॉन्स आता है। बट मुझे अच्छा लगता अगर मान लो 30 रिस्पॉन्सेस, 25 रिस्पॉन्सेस, 40 रिस्पॉन्सेस होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, ऑब्वियसली। आई एम जस्ट शेयरिंग माय विश, है ना। प्लस जैसे असाइनमेंट्स दिया गया है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव बन के उनके रिस्पॉन्सेस भेजो। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं कि हर एक का कॉपी चेक करना एंड ऑल, देखो इट्स नॉट पॉसिबल, इतना टाइम तो देखो ना सिस्टम के पास होगा और ना ही फीजिबल होगा, बट देन यू एटलीस्ट बी प्रोएक्टिव कि ठीक है एटलीस्ट आई हैव सेंट की व्हाट आई हैव डन। तो कई बार मैं खोल खोल के देख भी लेता हूँ एटलीस्ट क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है। अब सब क्वेश्चंस की कोई टिक करके आंसर करना तो मुश्किल है, बट एटलीस्ट आई आल्सो ट्राई टू। अच्छा प्लस कई बार मुझे भी आइडिया लग जाता है चलो ये बच्चों ने एटलीस्ट कर रखा है ना, या कुछ डिफिकल्टीज आ रही, तो देयरफॉर कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सजेस्टिंग, keep on being active, be proactive during the class and also after the class, ठीक है ना। और अगर जैसे मान लो कई बार मैं भूल जाता हूँ, जैसे सपोज किसी असाइनमेंट दिया और मैं उसका आंसर चॉइस देना भूल गया या समथिंग लाइक दैट, तो कीप रिमाइंडिंग, क्योंकि इतने सारे एक्टिविटीज चल रहा है ना ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कई बार हो सकता है कि मेरे माइंड से भी कई सारी चीज स्लिप कर जाता होगा, आई एम श्योर, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो देखो ऐसे केस में अगर 2-3 बार रिमाइंडर दोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, डोंट वरी कि सपोज तुमने रिमाइंडर दिया कि सर उसका आंसर चॉइस नहीं भेजा, जैसे मुझे कई बार लगता है मैंने तो उसका आंसर चॉइस ही नहीं भेजा, ऐसा लगता है मुझे। फिर मैं सोचता हूँ अच्छा आंसर चॉइस कहाँ लिखा था, वहां था, फिर दे देंगे करके, हो सकता है मैं ही भूल गया। तो therefore keep on being active, respond well, that will always be a healthy thing and would add to the overall goodness of the learning environment, ठीक है ना। आई एम श्योर एक आध सजेशंस आया होगा, अभी देखो एक आध आया हुआ है ना। ओके चलो ठीक है, एक सजेशन आया है, आई एम नॉट रीडिंग आउट द नेम बिकॉज कई बार कुछ लोग चाहते हैं कि भाई नाम ना ही बताया जाए, है ना।
ओके, एक आध सजेशन है कि थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करने में ठीक है, दैट कुड बी अ वे ऑफ डूइंग इट। चलो मैं देखता हूँ कैसे उसको थोड़ा सा स्लो किया जाए। एक दूसरा सजेशन आया हुआ है, दैट इज क्या ये पॉसिबल है कुछ डेली क्वेश्चंस दिया जाए? ओके, गुड आइडिया। बट एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं इस आइडिया के खिलाफ नहीं हूँ, बस ये मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लगा। जैसे मान लो मुझे लगा कि डिफरेंशिएशन के असाइनमेंट देने के बाद मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के असाइनमेंट काफी टफ था, और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो मे बी डेली डेली देने में थोड़ा सा कई बार देखा होगा कि मैंने अभी तक वेक्टर का भी असाइनमेंट नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग अभी भी इंटीग्रेशन में अटके हों एंड सो ऑन, जो मुझे रिस्पॉन्स से लगा। तो व्हाट यू कैन पॉसिबली डू इज दैट, इसको अवॉइड करने के लिए जैसे से खत्म हो जाता ना या सॉल्व करते हो ना, तो एटलीस्ट मैसेज करते जाओ कि मैंने इतना कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो बी प्रोएक्टिव। अच्छा, वो मैसेजेस जैसे पढ़ूंगा तो मेरे माइंड में भी एक इंप्रेशन बनता जाएगा, अच्छा चलो ठीक है, इस मतलब ज्यादातर लोगों ने इंटीग्रेशन के असाइनमेंट खत्म कर लिए, यानी अब एक असाइनमेंट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में इंटीग्रेशन का ही दिया है या नहीं, तो थोड़ा सा मैं भी एक्टिव हो जाऊंगा। या कभी कभी हो सकता है कि देखो इतने सारे बैचेस है, कई बार मुझे भी याद नहीं रहता कि मैंने किस पे क्या डाला या नहीं डाला, हो जाता है, तो रिमाइंडर दे दो कि सर आपने ये असाइनमेंट अभी तक दिया नहीं, सर आपने ये असाइनमेंट का चॉइसेस नहीं दिए। कोई बुरा नहीं फील करता है, डोंट वरी, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि अरे यार हर बात तो सही है, मैं भूल ही गया था। पता चला किसी बैच में तो असाइनमेंट दे दिया था डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का, किसी बैच में देना ही भूल गया। अब अगर उस बैच के कोई स्टूडेंट अगर कहते सर आपने इंटीग्रेशन की असाइनमेंट नहीं दिया, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे एक बैच से दूसरे बैच तो करना है या नहीं? सो नथिंग बैड इज फेल्ट अबाउट इट, एंड गुड सजेशंस, गुड आइडियाज आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है ना? अब एक आध और देखता हूँ। आज एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है, इज दैट व्हाई इज इट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स? या कोई और भी है कि आज तो कुछ ज्यादा लॉगिन है? लॉगिन तो होते नहीं है। आर देयर रिपीट और व्हाट? चलो अब नंबर ठीक हो। एक एक और क्वेश्चन आया हुआ अंदर, इसके हम रिवर बोट नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो रिवर बोट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट रेन अम्ब्रेला भी मैंने पूरा नहीं बताया। दिक्कत क्या है ना कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स, समझ रहे हो ना? एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स कम है, इसलिए थोड़ा वो रेन अम्ब्रेला का हमने हल्का सा डिस्कशन कर लिया। वो भी मैंने कोई बहुत ज्यादा एडवांस में डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो रेन रिवर बोट वाला डिस्कस हम लोग करेंगे वंस वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज ऑन काइनेमेटिक्स। चलो और कोई एक आध एक क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज क्या 2D वाला पार्ट आएगा पेपर में? आई एम एक्चुअली नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। ये 2D वाला पार्ट मतलब रिवर बोट के लिए तो चिंता मत करो, रिवर बोट तो अलग से कराऊंगा मैं, ठीक है ना? अच्छा, एक और भी आया हुआ है, दैट इज कैन वी कीप सैटरडे फॉर डाउट क्लास एंड सो ऑन। देखो क्लासेस ना बहुत ज्यादा करने का बेनिफिट नहीं होता है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट एक आध दिन वीक में रख लेते, जैसे मान लो ट्यूसडे रख लिया या कुछ ऐसे, या मे बी लेट्स से मंडे रख लिया, है ना? मंडे लास्ट वीक जो भी असाइनमेंट वगैरह हुआ था एंड ऑल, उसके कुछ हल्के फुल्के डाउट्स ले लिया, देख तो थोड़ा मुझे भी आइडिया लग जाए कि कौन से टाइप के डाउट्स आ रहे हैं, तो मे बी उसके ऊपर कुछ डिस्कशन ही हो गया। बट व्हाट आई वुड आल्सो सजेस्ट इज दैट सैटरडे संडे ना हर कोई एक हैबिट बना लो, एक वो बता दो, एक दो तीन लाइन लिख के भेजो कि मैंने ये चीजें कर लिया, मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, या मैंने ये चीजें कर लिया और मेरा तो खत्म हो गए क्वेश्चंस, कुछ और भेज दो। तो एक हैबिट बना लो, सो दैट क्या है सैटरडे संडे देखो, क्योंकि उस दिन कम क्लासेस होता है, तुम लोग का क्लास नहीं होता है, कहीं और का होता है बट तुम लोग का नहीं होता है, तो मेरे पास भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। तो मान लो अगर किसी ने बोल दिया कि सर ऐसे ऐसे ये मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए, एक और असाइनमेंट दे दो, तो मैं भी ढूंढ लूंगा, क्योंकि असाइनमेंट कोई मैं बनाता थोड़ी मैं भी ढूंढता हूँ, बुक्स वुक्स नेट वेट में कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ, तो उतना तो कर ही सकते हैं। देयरफॉर एक हैबिट बनाओ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग करो, एवरीबॉडी, क्योंकि कई लोग ना कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आर दे इन ट्यून और नॉट, ठीक है ना? तो सैटरडे संडे मेरा एक सजेशन है, सैटरडे संडे एवरीबॉडी मुझे एक अलग से मैसेज कर दो, व्हाट हैव यू डन टिल नाउ, व्हाट आर यू फीलिंग एज प्रॉब्लम, या मे बी जैसा अभी किसी ने लिखा है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो कर, चलो ठीक है देखो स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। याद रखना
2 साल का कोर्स हम लोग क्रैश कोर्स में 1 महीने में करा, तो भी हो सकता है या नहीं? तो therefore all things can be done, all depends on how you are accepting or not accepting or having easiness or difficulty, whatever. ठीक है ना? एक लंबा सा सजेशन है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सजेशन है बट बहुत बहुत बड़ा सा है, तो मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। इज दैट कई बार कुछ इंडिविजुअल डाउट्स रह जाता है, तो देखो मैं मानता हूँ और इस मीडियम में ना अलग से इंडिविजुअल डाउट्स करने में थोड़ा सा दिक्कत है, आई एग्री, दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि ना वो डाउट्स मुझे जरूर भेज। तो देखा होगा अभी तक मैंने मोस्टली रेस्पॉन्ड कर दिया। और एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा ना व्हाट्सएप का एक लिमिटेशन समझो। अब जैसे मान लो मैंने देखा कि भाई ये 6 जने का व्हाट्सएप है, मैंने टक 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 देख लिया 6। अब कईयों का तो एक एक दो दो लाइन का आंसर होता, मैंने कर दिया। अब कईयों का मान लो थोड़ा बड़ा सोल्यूशन, तो लगता है चलो ठीक है अभी तो टाइम नहीं है, मैं काम करता हूँ, क्लास के बाद कर लूँ। अब पता चला तब तक 10 और मैसेज आ गए, तो कई बार उसका छूट। तो अगर मान लो ऐसे कुछ होता है, तो एक जेंटल दूसरे बार एक बार ये कर दो, एक रिमाइंडर टाइप का कुछ डॉट डॉट लगा दो या कुछ ऐसे, मैं बिल्कुल बुरा नहीं फील करता, डोंट वरी। कई बार हो जाता है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि मान लो तुमने क्वेश्चन भेजा, 1-2 दिन के लिए वेट कर लो, एक आध दिन के लिए। आप ऐसे नहीं कि पता चला सुबह भेज के दोपहर रिमाइंडर दे रहे हो, शाम को रिमाइंडर दे रहे हो, रात को रिमाइंडर, तो इतना मत कर देना, पता चला रिमाइंडर कई मैसेजेस हो गए 100। तो इतना करो कि जैसे एक आध दिन वेट कर लो, कई बार हो जाता है कि किस दिन बिजी है, किस दिन ऐसे, एक आध 2 दिन वेट कर लो। और अगर मान लो रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, अब कई बार होता है ना इतने सारे फ्लड में चला जाता है पीछे की, पता चला मुझे भी ट्रैक नहीं रखने में मतलब दिक्कत आया, मान लो तो नहीं रख पाए, तो एक जस्ट डॉट डॉट डाल दो, या मे बी एक बार रिमाइंडर कर दो कि सर माय डाउट इज स्टिल देयर, या कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड, तो कुछ एक सो दैट वो दोबारा आ जाए। अच्छा वो हाँ क्वेश्चन छूट गया, मैं भी तो सोचूंगा ना, तो फिर है ना। अगर कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक किस इस टाइप का अगर कुछ है, तो इन दैट केस ना सीधे बता दिया करो, मे बी उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर ले, क्या दिक्कत। जो चीज हमने मान लो एक क्लास में किया था, उसको एक बार 15-20 मिनट में समेट के मे बी 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हो सकता है कोई टॉपिक के ऊपर डिग्री ऑफ कंफर्ट बढ़ जाए, क्या पता। है या नहीं? चलो आई थिंक वी हैव डन सफिशिएंट डिस्कशन। इसके अलावा भी एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बस यही लास्ट, उसके बाद अगर किसी का है तो व्हाट्सएप कर देना, आई वुड डेफिनेटली टेक इनटू अकाउंट एंड आल्सो ट्राई टू रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन आया है, दैट इज कैन यू एक्सप्लेन हाउ सिलेबस वुड प्रोसीड इन क्लास 11 with and paper format? ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि क्या पूछ रहे हैं। हाउ सिलेबस वुड प्रोसीड इन क्लास 11? देखो हम लोग ना बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, फिजिक्स में ना सीक्वेंस तोड़ने का ज्यादा स्कोप नहीं। जैसे मान लो अभी हम लोग यूनिट डायमेंशन एरर खत्म कर रहे हैं, वी आर जस्ट ऑलमोस्ट वाइंडिंग अप, आई मीन आज तो वाइंड अप हो ही जाएगा। कल या तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डाउट आउट टाइप का रख लेंगे, और नहीं तो कल हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, मींस मोशन इन वन डायमेंशन, मेरा ये प्लान। और उसके बाद जो है मैं सोच रहा हूँ कि मोशन वन डायमेंशन में तो खैर थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 4-5 क्लास लगेगी। फिर मोशन इन टू डायमेंशन मतलब प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, फिर लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स लॉ, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर रोटेशन चैप्टर, फिर ग्रेविटेशन। तो बिल्कुल वही सीक्वेंस जनरली देखना हर जगह फॉलो होता है और हम लोग भी फॉलो। ये प्रॉब्लम जनरली मैथ्स और केमिस्ट्री में थोड़ा आता है ना, कि कई जगह बचले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दिया, कई जगह कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दिया, कई जगह अलजेब्रा स्टार्ट किया, ये होता है कई बार। बट फिजिक्स में इसका स्कोप कम है, सो विल बी डूइंग एग्जैक्टली एज पर द लॉजिकल सीक्वेंस व्हिच इज गिवन इन मोस्टली एनी बुक। सारे बुक्स में देखना यही सीक्वेंस रहता है, तो इसलिए ये तो हो गया 11th का प्लानिंग। जहां तक वो पेपर फॉर्मेट पूछ रहे हो, अच्छा अच्छा सीपीटी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। सीपीटी वाला जो पेपर होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, और वो भी जूम से ही होगा। उसमें कुछ रूल्स होता है कि मान लो तुमको कैमरे के सामने बैठना है, और यू हैव टू सिट अ लिटिल अहेड ऑफ द कैमरा सो दैट हमें पता चले कि तुम क्या कर रहे हो एग्जाम के टाइम। ये प्रॉपर इन्विजिलेशन होगा, और उसका एक जो है ना लास्ट में जो है उसका आंसर चॉइस वगैरह के फोटो खींच के एक ग्रुप बनेगा जिसके अंदर तुमको डालना होता है, ठीक है ना। ये सिंपल प्रोसेस है। तो देयरफॉर यू नो सीपीटी भी होंगे। 12th के तो ऑलरेडी 2-2 सीपीटी हो चुका है इसी मोड में, ठीक है ना। हाँ एक चीज और भी है, इज दैट ड्यूरिंग द सीपीटी वन ऑफ योर पेरेंट हैज टू बी देयर। तो बस यही सब छोटे छोटे रूल्स है ड्यूरिंग सीपीटी। मैं बस फटाफट पेपर फॉर्मेट बता देता हूँ। 12th में जो फॉर्मेट यूज किया गया वो मैं बता देता हूँ, अगर 11th के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होता है तो आई डोंट नो, अभी डिस्कशन हुआ नहीं है। 12th का पेपर फॉर्मेट में 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स थे ईच,
and 20 question of 2 marks. So that is total 50 marks. ठीक है, और इसके लिए जो टाइम दिया गया था that was 1 hour. That was the paper format in 12th जो ऑलरेडी हो चुका है. 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते से पेपर चल रहा है, वहां पे 2 पेपर्स कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीक तीसरा पेपर होगा. ऐसे सबके सीक्वेंस है. फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुका है, अगला मैथ्स होगा, फिर अगला शायद इंग्लिश होगा. इस तरीके से वहां पे चल रहा है. ठीक है ना. अब तुम लोग का तो अभी इंग्लिश क्लास शायद हो नहीं रहा है, बट आई थिंक that is also going to start very soon. ठीक है ना. एंड उसके बेसिस पे फिर सीपीटी वगैरह सब कुछ होगा. पहले शायद फिजिक्स का होगा, शायद, मुझे नहीं कंफर्म नहीं, अभी शेड्यूल बना नहीं है, बट शायद सबसे पहले फिजिक्स का होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर मैथ्स होगा और फिर इंग्लिश होगा. यही जनरली सीक्वेंस होता है. कोई ऊपर आगे पीछे अगर एक आध हुआ तो आई डोंट दैट दे विल डिसाइड. ठीक है ना. आई वुड जस्ट एंड दिस डिस्कशन बाय सेइंग वंस मोर दैट फील फ्री फॉर एनी थिंग, आई मीन एनी सजेशंस, कमेंट्स एंड एवरीथिंग. और उसके लिए कभी शर्माओ मत. It's a very healthy thing to make suggestions and to exchange ideas and all. इसमें कोई बुराई नहीं है. और दूसरी बात है कि ये जरूर मैं सजेस्ट करूंगा, मेरे तरफ से ये सजेशन है, एवरी सैटरडे संडे जब भी तुमको टाइम मिले एक नोट जरूर भेज दो कि मैंने ये चीजें अभी तक अचीव किया है. आपने जो असाइनमेंट दिया था उसमें से डिफरेंशिएशन में से इतने क्वेश्चन मैंने कर लिया, इंटीग्रेशन मैंने इतने क्वेश्चन कर लिया. एक असेसमेंट कि मैंने अभी तक क्या क्या किया, और अगर कुछ डिफिकल्टी हो रहा है और अगर कुछ सजेशंस, तो एवरी सैटरडे संडे प्लीज मेक इट अ हैबिट सो दैट एक कम्युनिकेशन बना रहे. और मुझे भी देखो, मुझे फेयर बिट ऑफ आइडिया है करीब 10 से 15 बच्चों के बारे में कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ डिफिकल्टीज आ रहा है, उनके सोचने में क्या क्या दिक्कतें हो रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स. मुझे फेयर बिट ऑफ आइडिया बन गया बिकॉज दे आर वेरी प्रोलिफिक इन सेंडिंग मैसेजेस कि भेज दिया सर ये नहीं हुआ, ये बता दो इसमें ऐसे क्यों है, उसमें ए प्लस बी क्यों है, उसमें मॉड है या क्या है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो डिस्कशन चल रहा है, but that is only limited to around 10 to 15 students. But I know the batch is not 10 to 15. The batch is more than that. तो मैं चाहता हूँ हर कोई उस तरीके से डिस्कशन में शामिल. ठीक है. खास करके जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए ज्वाइन किया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि जो लोग पुराने स्टूडेंट है वो इस स्कूल के लगभग कल्चर के साथ ऑलरेडी ढल चुके, बट जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए खास करके रहेगा. वैसे मैं जानता नहीं हूँ कौन नया पुराना, आई डोंट नो, बट यू नो वेदर यू आर अ न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट. So for special request for new students that please start messaging every Saturday, Sunday whenever you feel like. ठीक है. चलो, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे एंड कर दिया था क्लास, लास्ट वाला, क्योंकि मैंने बोला कि भाई क्लास का टाइम हो गया तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले उसका आंसर दे देता हूँ. आई होप आई एम राइटिंग द डेटा करेक्टली. एक बार जरा देख लेना, याद तो नहीं आ रहा. शायद यही था, R is equal to 10 plus minus 0.02, ये था शायद. और मैंने पूछा था TSA का डिटेल्स लिखो. तो TSA का डिटेल्स क्या होगा, है ना. ना क्योंकि TSA इज लाइक FSA प्लस CSA ये होता है. तो TSA में FSA कितना आया था, बाय R स्क्वायर, तो 200 पाई प्लस CSA यानी 2 पाई RL प्लस 400 पाई, तो यानी 600 पाई. ये तो हो गया बेस वैल्यू, है नहीं. अच्छा, इसमें एरर और रिलेटिव एरर, तो मैं फटाफट डाल देता हूँ. रिलेटिव एरर तो आया था, तो मुझे याद नहीं आया सब. चलो ठीक है, कैलकुलेट कर ही लेता हूँ. इसका रिलेटिव एरर हो गया 1/2000, इसका 2/1000 ये 1/500. तो FSA का जो रिलेटिव एरर आएगा, है ना, FSA का जो एरर आएगा वो आएगा 2/500, है ना. 2/500 इसका कितना है, 2/500 into 200 यानी 400 यानी 0.85, है ना. तो 0.85 प्लस 400 पाई का 1000 यानी कितना, 2 पाई RL का 1/5 यानी 0.2 पाई, ऐसे कुछ. ठीक है ना. ये एरर आया था इन दोनों का. तो क्योंकि FSA प्लस CSA ये बन रहा है तो टोटल तो ये बन गया,
और क्योंकि एडिशन में है तो एरर भी ऐड होगा, है ना। तो एफएसए का एरर आया 0.85 और सीएसए का एरर आया 400 इंटू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं गलत, ये 0.2 नहीं था, ये कुछ और, क्योंकि ये तो हो जाएगा 2 पाई आर एल 1/5 5 by 2000 मतलब 1 by 400, ये तो पाई आया था, है ना। तो ये हो गया 1.85, ये वजह कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1.85 ये हो गया एरर। तो रिलेटिव एरर कितना हो गया 1.8 by 600, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ कुछ और भी प्राइवेट में क्वेश्चंस आ गए कि इज दैट माय पेरेंट्स मे नॉट बी देयर एट दैट टाइम, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो, अच्छा इट्स ओनली एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू, यानी जैसे ए सी बी डी इस तरीके, ठीक है ना। चलो लेट्स कम बैक। तो ये हो गया रिलेटिव एरर, है ना, और ये हो जाएगा 600 पाई प्लस माइनस 1.85, ये हो गया पूरा हिसाब। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट देन इट्स अप टू यू, है ना। जैसे अगर 100 निकाल दो तो लाइक 6000 कर लो तो 18 हो जाएगा, तो 3 बाई 2000 समथिंग, 3 बाई 1000 इज इक्वल टू 3 बाई 1000, बस ये हो गया पूरा इसका चार्ट, ठीक है। एक बार चेक कर, चलो। सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग लास्ट यस्टरडे, तो मैंने उसका सॉल्यूशन दे दिया। आई होप यू हैव डन इट एंड आल्सो नाउ यू कैन टेल, बल्कि इसमें अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह है तो उसको पॉइंट आउट कर लो, अदरवाइज वी गो अहेड, लेट्स गो अहेड नाउ। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि कई बार क्या होता है पावर्स वगैरह फ्रैक्शनल रहता है। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि देयर इज सम क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2 into b to the power half into c square, ठीक है। और a का जो एरर परसेंटेज है वो है 0.02%, b का है 0.04% और c का है 0.01%। तो क्वेश्चन इज फाइंड रिलेटिव एरर इन Q, ठीक है। फाइंड रिलेटिव एरर इन Q, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, फटाफट सॉल्व करके आंसर दो, जल्दी करो। ओके, एक आंसर तो पहले आ चुका है, फटाफट आ गया, और देखता हूं मैं। ओके, दूसरा आंसर भी अब आ गया है, सोमा ध्रुव, इन्होंने आंसर्स दे दिए। अच्छा एक्चुअली क्या ना, इसमें चैट सेटिंग्स मैंने थोड़ा गड़बड़ रखा था, वो एक्चुअली टेस्ट के हिसाब से रखा था आज टेस्ट हुआ था ना, तो चैट सेटिंग्स अलग था सुबह, और जूम में क्या होता है एक बार कुछ सेटिंग चेंज करो ना तो वो उसी को रख लेता है बार। तो अब मैं देख रहा हूँ कि सडनली मुझे लगा कि सब लोग प्राइवेटली भेजे जा रहे हैं, पब्लिकली कोई मैसेज ही नहीं भेज रहे, क्या चक्कर है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो चैट सेटिंग का चक्कर है। चलो ठीक है, एनीवे कई सारा आंसर आ गया है, आई थिंक 5-6 तो आंसर सबके सेम है। वैसे तो मैंने रिलेटिव एरर पूछा था तो इसलिए परसेंटेज में नहीं देना चाहिए था, बट चलो ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ। और एक थोड़ा अलग है, आदित्य का थोड़ा अलग है, बाकियों का अलग। चलो ठीक है, अब देखो ये सारे प्रोडक्ट में, ये सारे प्रोडक्ट, ठीक है ना, देयरफॉर इसके तो बहुत आसान हो जाएगा इफ द एरर परसेंटेजेस आर वेरी स्मॉल। तो एनीथिंग लेस देन 1% इज जनरली कंसिडर्ड स्मॉल। वैसे तो
कई बार 2-3% तक भी लगा लेते हैं। Now you might say फिर ये कौन सा बाउंड्री है जिसके बियॉन्ड एक्यूरेसी लेवल पे हम परमिट करेंगे या नहीं करेंगे, स्मॉलनेस पे, हाउ स्मॉल इज स्मॉल, है ना, एक सवाल आ सकता है। क्योंकि ऐसे कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं, ऐसे कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। इट इज जस्ट दैट जनरली देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में 1-2% तक अगर रहता है ना एरर, तो मोटा मोटा फॉर्मूला ठीक काम करता है। अब अगर मान लो इसमें 20% एरर होगा, वहां पे देखना कैलकुलेशन सारे बिगड़ जाए, वहां पे तुम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट देन यू माइट से अच्छा अगर वाकई 20% हुआ तो फिर क्या क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्या क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा? सोल्यूशन होगा, पर वो थोड़ा अलग से देखें, ठीक है, बाद में देखते हैं, पहले इसको निपटाते हैं। तो देखो रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन क्यू, मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, रिलेटिव एरर इन क्यू इज इक्वल टू 3/2 इनटू रिलेटिव एरर इन ए प्लस हाफ इनटू रिलेटिव एरर ऑफ बी प्लस 2 इनटू रिलेटिव एरर ऑफ सी, बस 10। तो यानी इक्वल टू 3/2 इनटू, चलो पहले परसेंटेज कर लेते हैं, तो पहले परसेंटेज एरर कर लेते हैं। तो 3/2 इनटू 0.02 प्लस 1/2 इनटू 0.04 प्लस 2 इनटू 0.01, बस यही है। तो इससे तो हो जाएगा 0.03, ये 0.02 और ये 0.02, यानी 0.07। तो ये हो गया परसेंटेज में, तो मैंने पहले लिखा है परसेंटेज एरर आ गया 0.07, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी 7/1000, तो यानी फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि रिलेटिव एरर पूछा है, तो यानी 7/1000, ठीक है ना। तो आई थिंक मोस्टली जो है ना, अभी तो जो मैंने आंसर देखा मोस्टली करेक्ट आंसर्स दिए। वो अलग बात है कि ज्यादातर लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से शायद देखा नहीं, उन्होंने परसेंटेज वाला आंसर दे दिया, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड आंसर थीमेटिकली इज करेक्ट। वो अलग बात है कि एज एन ऑप्शन ये करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। कुछ पूछ रहे बेटे? इस से वो 7/10,000 नहीं होना चाहिए अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो? हाँ 7/10,000 होगा, बिल्कुल होगा। 7/1000 बिल्कुल सही, 7/10,000, ठीक है ना। यानी रिलेटिव एरर कितना आ गया? 7/10,000। चलो अब हम एक काम करते हैं, मैं अभी 2 क्वेश्चन और दूंगा, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट समझ लो। सपोज ऐसे कि मेरे पास 2 रेजिस्टर्स है, R1 इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0.02, R2 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.03, ये दिया हुआ। तो फाइंड आउट द एरर इन सीरीज रेजिस्टेंस एंड सेकेंड इज पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो फटाफट। सीरीज रेजिस्टेंस में क्या एरर आएगा? अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि देखो मैंने पूछा था रिलेटिव एरर, सबने आंसर परसेंटेज में दे दिया, और लगभग क्या ऑलमोस्ट सबने दिया, ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया, बट सही आंसर परसेंटेज वाला दिया। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, कई बार स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है हम लोग इसी का। अच्छा मान लो अगर वो आंसर मौजूद भी है तो है या नहीं, तो कई बार हम परसेंटेज वाला आंसर को देख के खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा आंसर सही आ गया, तो ये ठीक कर। ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। बट एनीवे व्हाट यू आर डूइंग वाज राइट, तो इसलिए मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, बस मैंने रिमाइंडर दे दिया कि थोड़ा ध्यान रखना, कल को स्लिप ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन की वजह से गलत चॉइस हम मार्क ना करें, है ना। चलो क्विकली डू दिस। इस बात ध्यान रखना, ना परसेंटेज एरर पूछा, ना रिलेटिव एरर पूछा, एरर पूछा इन सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। गो अहेड। सर R1 क्या है? ये रेजिस्टेंस है बेटा, ये सर दो R1 रेजिस्टर्स, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो सर इन दोनों वैल्यू को लेके मैं सीरीज में भी कर सकता हूँ R1 R2 इन सीरीज, तो उसमें एरर क्या आएगा? और दूसरा क्वेश्चन, अगर इन दोनों को पैरेलल में रखता हूं तो भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसमें क्या एरर आएगा? You have to find out error in series resistance of these two and parallel resistance of these two, ये दो, ठीक है ना। चलो गो अहेड। एक आंसर तो आ चुका है,
ठीक है, पहला आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी वेरी फास्ट। ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स आने लगे। अच्छा, और भी आंसर्स आ गए। हर्षित, सोमा, देहम, कितब और कम किया। कुमार, आदित्य, गर्व, हर्षित, इन्होंने आंसर दे दिए। लास्ट केतव ने दिया, अब देव तेवतिया ने भी दे दिया, एक आंसर दिया। हाँ ठीक है, पहला वाला आंसर तो चलो ठीक है, सेकंड वाला का ही बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम, इतना काफी है। अच्छा, अभी एक चीज थोड़ा सुनो, मैं ना एक और चीज बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से इसको देखो। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल। डिफरेंशियल, ना मैं से आपने डिफरेंशिएशन तो बताइए, डिफरेंशियल क्या होता है ना? तो डिफरेंशियल इज एक्चुअली यू कैन से वन स्टेप अहेड ऑफ या वन स्टेप मोर अहेड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, सेम ही चीज बताऊंगा, जस्ट दैट वन स्टेप मोर। अब वन स्टेप मोर क्या है? सपोज q is equal to some function of x, so some quantity is there which is some function of x, okay? तो मैं आराम से लिख सकता हूं dq by dx as what, df dx। इसको फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, है नहीं? तो यानी dq क्या होगा, ठीक है? या जनरली हम लोग कई बार पता है क्या करते हैं, चलो इसको ऐसे नहीं लिखते, कई बार क्या होता है जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो ना, तो हम लोग जनरली शॉर्ट में डैश में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन with respect to x is generally represented by a dash sign, यानी f dash। तो अगर कोई फंक्शन f है मान लो और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इन दैट केस क्या लिखना चाहिए, df dx, df अपॉन dx। बट कई बार 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 df dx लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं f dash। इनफैक्ट अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हो तो f डबल डैश, तीसरे बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो f ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। एक चीज और भी, डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू t, याद रखना, यानी टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट। डॉट, वैसे डॉट का मतलब क्या हुआ, तो बड़ा सिंपल है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आई थिंक चीज क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ये है कि जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, इज इक्वल टू ds by dt, पता है ना? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलता है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो कई बार इसको ना शॉर्ट में लिख देते हैं s डॉट, डैश नहीं, डैश नहीं चलेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होता है, dv dt, है ना? तो इसको लिख देते हैं हम लोग एज v डॉट, ठीक है? इनफैक्ट जगह कहां, जगह नहीं है, चलो और मैं लिखता हूं इधर। इनफैक्ट पता क्या होता है, ये जो एक्सेलरेशन है इसको कई बार डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिलता है, यानी इफेक्टिवली क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है, सेकेंड डेरिवेटिव। अब ये तो थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन होता है, लिखना बहुत कुछ पड़ रहा है, d2s dd स्क्वायर, काफी। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं क्या ना, हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाला, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट किया, तो एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलता है, दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलता है,
तो इसका एक शॉर्ट नोटेशन भी है, दैट इज एस डबल डॉट। ठीक है, एस डबल डॉट। ओके, सिमिलरली एक्सेलेरेशन को लिखने का एक और तरीका भी है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो डीवी अपॉन dt है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिखता हूं एस dv बाई ds इंटू ds बाई dt। ठीक है ना, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है मजबूरन, आई होप पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और क्या किया मैंने, अच्छा चलो मैं इधर ही लिखता हूँ, छोटा भी ना लिखे कि पढ़ा ही ना जाए। तो एक्सेलेरेशन को हम लिख रहे हैं dv बाई dt। इस dv बाई dt को मैं लिख सकता हूँ, तो एक्चुअली मैं इधर से इधर आया हूँ, अब मैं इधर से इधर जा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ therefore a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो को लिख दो dv बाई ds इंटू ds बाई dt। तो से आपने क्या कर दिया, मैंने ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो dv बाई dt था ना, तो मैंने लिख दिया dv बाई ds इंटू ds बाई dt। तो ds तो वैसे ही कटने वाला चीज है, तो यानी मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन किया, समथिंग लाइक दैट यू यूज्ड टू डू इन क्लास 10 इन द फॉर्म ऑफ रैशनलाइजेशन। ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, तो वही चीज में था। अब देखो ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी, तो इसको कहते हैं कोई कुछ कह रहे हो बेटे? अच्छा, नहीं किसी का माइक्रोफोन ऑन हुआ ना, मुझे लगा। चलो एनीवे, अब ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है, dv बाई ds, यानी वेलोसिटी को कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो देख लो, कई बार इसको लिख देते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt। तो ये dv बाई dx से dx बाई dt को तो v लिख दिया, ये dv बाई dx हुआ, है ना। तो मैंने बोला ना विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग डैश से लिखते हैं, तो कई बार इसको लिख देते हैं v डैश। तो मैंने कोई बहुत ज्यादा नया चीज नहीं बताया, मैंने उसी को थोड़ा सा नोटेशन समझाया कि नोटेशन कैसे लिखा है। सो यू माइट से व्हाई आर वी लर्निंग दिस राइट नाउ, क्योंकि हम लोग का एक्चुअली टॉपिक था डिफरेंशियल। अब उसका रोल क्या है देखो जरा, उसका रोल ये है कि fx है, तो उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा f डैश। कोई मैं बोला था ना कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो इन दैट केस क्या होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू x करो तो क्या हो जाता है f डैश। ओके, तो dq क्या होगा ना, f डैश इनटू dx। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉल चेंज करते हो x में, तो इन दैट केस जो q में चेंज आएगा होगा f डैश इनटू dx। ये था, ठीक है ना। एक एग्जांपल भी दे देता हूं, सपोज q इज इक्वल टू s5, ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर s का वैल्यू मैं 2 से 2.002 करता हूं, तो व्हाट इज द चेंज इन q। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चेंज इन q। तो q तो q है, चेंज इन q को क्या बोलेंगे, dq। तो dq क्या हो जाएगा, f डैश, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5s4 इंटू ds, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू ds बोलते क्या है ना, पहले s का वैल्यू 2 था, अब क्या हो गया 2.002, तो यानी यही ds हुआ, यानी चेंज ऑफ s, तो यानी हो गया इंटू 0.002। ठीक है, तो 5 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 0.002, ये क्या हुआ, दिस इज द चेंज इन q when when x is slightly changed by a very small value dx। क्योंकि x के हर वैल्यू s के हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ q का वैल्यू है, तो अगर मैं s के वैल्यू थोड़ा सा बदलूंगा तो q में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, so that change is called as differential।
डिफरेंशियल मतलब होता है स्मॉल चेंज। बट देन यू माइट बी सेइंग कि हाँ हमने इस टाइप का डिस्कशन तो पहले भी एक बार किया है ना, चेंज वगैरह इस टाइप का डिस्कशन हमने पहले भी किया, तो क्या क्या ये वही चीज है? माय आंसर इज यस, इट इज ऑलमोस्ट द सेम, बट क्योंकि इस चीज का जरूरत है मुझे यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको यूज कर, और रादर कह सकते हो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, सो दैट नाउ आई विल बी यूजिंग इट। ठीक है ना? अब वो कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखो। तो ये R1 R2 हो गया, तो R इक्विवेलेंट तो हो गया इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो इक्वल टू R1 प्लस R2 तो 60 आ गया, प्लस माइनस है ना 0.02 प्लस 0.03, so therefore एरर आ गया 0.05। अब ये आंसर तो सब लोगों ने दिया है ना, तो इसलिए क्वेश्चन आसान था, तो देखो सब लोगों ने दे दिया, एरर इस केस में आ गया, सिंपल ऐड करके 0.05 आ गया। अब आ जाते हैं पैरेलल। पैरेलल में उतना सिंपल नहीं होगा, पर ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, बट उतना सिंपल नहीं होगा। तो आर सीरीज में होता है तो क्या होगा, उसका तो हिसाब किताब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि एकदम सीधा एडिशन रूल लग गया। पैरेलल में क्या होगा, दो तीन चीजें हैं। पैरेलल में क्या क्या है वो देखो। तो मैं ये मिटा दूं ना, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? अरे फिर से ज्वाइनिंग है, क्या हो रहा है? फॉरवर्ड ज्वाइनिंग और लीविंग हो रहा है। चलो, तो अब मैं इसको इस तरह से करना चाह रहा हूं कि देखो, जो आर है दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, आर इक्वलेंट होता क्या है पैरेलल में, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं एक एनालॉगस सिचुएशन ले रहा हूं, क्या कि सपोज आई हैव y इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो log y क्या होगा, log a प्लस log b। वैसे याद करके देखो, मैंने पहले भी बोला था, फिर से बता रहा हूं, एंड दैट इज व्हेन आई से log, व्हेन आई से log आई मीन टू से ln। ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं काम करता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई y, लेकिन मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए हो जाएगा इनटू dy dx। याद आ रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने बोला था ना कि कई बार y खुद एक फंक्शन के अंदर घुस जाता है, तो उसको भी डिफरेंशिएट करके ऐसे dy dx से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वही चीज इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 1 बाई a इंटू dA बाई dx, क्योंकि वही लॉग आ गया, प्लस 1 बाई b dA बाई dB बाई dx हो गया। यानी 1 बाई y, अब dx से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 1 बाई y dy इज इक्वल टू क्या आ गया ना, dA बाई a प्लस dB बाई b, यानी dy क्या हो गया ना, y इंटू dA बाई a प्लस dB बाई b। तो dA is nothing but the error in A and dB is nothing but the error in B. Okay? So dA we will treat as the error in A, dB we are going to treat as the error in B. अब ये थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि मैं क्या करने वाला हूं। तो therefore अब मैं पता है क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा that log R is equal to log R1 plus R2 minus sorry log R1 plus log R2 माइनस log R1 प्लस। तो इससे क्या जरूरत है ना, तो देखो
ये जो कैलकुलेशन है ये कल को जरूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने सिखाया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लेट्स से विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, therefore 1 by r dr dx equal to 1 by r1, ठीक है ना, dr1 by dx plus 1 by r2 dr2 by dx minus 1 by r1 plus r2 into d minus 1 by r1 plus r2 into d by dx। ठीक है, यानी अगर मैं आप dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा ना, 1 by r dr, तो dr क्या बनेगा, मैं r को उधर ले जाऊंगा, इज इक्वल टू r इनटू, अब जरा ध्यान से देखो क्या आ रहा है, dr1 by r1 प्लस dr2 by r2 प्लस, अब यहां पे तो खैर माइनस है, बट हमें पता है कि एरर में सब कुछ प्लस होता है, तो प्लस d of r1 plus r2 by r1 plus r2। This is going to be the error in case of r। ठीक है, इज दैट ओके? तो ये आ गया इक्वल टू, अब r क्या आएगा, मैं तो एक्चुअली वैल्यूज भूल गया, वैल्यूज क्या क्या था, r1 क्या दिया था, मैं खुद ही भूल गया, एक सेकंड मैं यहीं पे लिख लेता हूं, एक बार जरा बता दो कि कोई, r1 क्या दिया था और r2 क्या दिया था, आई थिंक शायद 20 था, कोई एक जने बताओ r1 क्या था, सर 40 प्लस माइनस 0.02। एक सेकंड, ये मैंने सही लिखा है या ये 30 है, सर 40 ठीक, और r2 20 प्लस माइनस 0.03। 0.3, बस ठीक है, हो गया। यानी बेसिकली क्या हो गया, r क्या हो गया, r1 r2 by r1 plus r2, r इक्विवेलेंट जो होता है ना, तो r1 r2 मतलब 800 by r1 plus r2 क्या होगा 60, तो 800 by 60 यानी 80 by 6 यानी 40 by 3, तो ये हो गया 40 by 3 इज इक्वल टू 40 by 3 इन dr1 by r1 क्या हुआ है ना, तो dr1 by r1 क्या हुआ ना, dr1 है 0.02 by r1 40 प्लस dr2 by r2, तो dr2 by r2 0.03 by 20, यहाँ पे माइनस था लेकिन हमें पता है कि चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, हमारे लिए तो सब कुछ प्लस ही, तो देयरफॉर ये भी प्लस हो गया, dr1 plus r2 which is दोनों का एडिशन यानी 0.05 है ना, दोनों का एडिशन, ठीक है, बाय r1 plus r2, तो r1 plus r2 कितना 60, ये हो गया नेट कैलकुलेशन, यानी 40 by 3 इनटू, बाकी अपने आप कर लो है ना, तो जैसे ये हो जाएगा 2 by 4000, तो ये हो जाएगा 1 by 2000 प्लस 3 by 2000 प्लस 5 by 6000, तो 5 by 6000 को लिख देता हूँ 1 by 1200, so this is now the error in the resistance, ठीक है ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग यू माइट से क्या हमें इस क्वेश्चन को इतना मेहनत करके, अच्छा ये क्वेरी आया हुआ है दैट इज 40 by 3 कहां से आया, वो एक्चुअली जो R है ना, ये R क्या है, R इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैंने मेथड तो यहाँ सिखा दिया, तो मैं अब इसको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, ये जो R है, ये जो R है ये क्या है, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा ना, 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 by R1 R2, यानी R इज इक्वल टू R1 R2 by, तो R1 R2 यानी
40 into 20 by 40 plus 20. 800 by 60 यानी 80 by 6 यानी 40 by 3. ठीक है ना? तो ये वाला जो चीज है वो तो वो आर हो. तो ये हो जाएगा जो है तुम्हारा. अब इसका कैलकुलेशन कर लेना. इसमें एलसीएम बन जाएगा तुम्हारा जो है 6000. तो 6000 के हिसाब से 3 हो गया, 9 हो गया, 12 plus 5 17 by 6000 है ना. तो 17 by 6000 हो गया. तो उधर 40 का 0 4 600 150 450. आई थिंक शायद 17 by 450 आ. मैंने सारा ओरली कर लिया. एक बार जरा देख लो, मैंने शायद गलत ना किया. एक बार चेक कर. तो इसका कैलकुलेशन मेरे हिसाब से शायद 17 by 450 नहीं 450 यार 150 शायद यार. एक बार चेक कर लेना फिर भी. ठीक है ना. जस्ट चेक दिस कैलकुलेशन. हमें इन द मीनवाइल मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि ये जो अप्रोच हमने किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्या यही अप्रोच है और कोई तरीका नहीं है ना? आंसर इज दैट. देखो इस क्वेश्चन को तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकता था, बट ये जो मैंने मेथड सिखाया ना डिफरेंशियल वाला, ये यूजफुल है. ये यूजफुल है. अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि क्या यूजफुल है. ठीक है ना. बट तब तक जो है एक बार ये एक बार देख लो अच्छे से. इसमें कुछ डाउट क्वेरी है तो पहले बेटे तुमने पूछा था, सोमा पूछ रहे थे 40 by 3 कहां से आया. आई होप दैट्स ओके ना. और बाकी कैलकुलेशन एक बार पूरा चेक कर लो अच्छे से. मैंने कई स्टेप्स ओरली कर लिया है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. एक बार चेक कर लो. और अगर कुछ पूछना है तो डेफिनेटली बताओ. इन द मीनवाइल ये मिटा देता हूं, इसका तब जरूरत नहीं. एक्चुअली देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना लॉग शॉग वॉग कोई जरूरत नहीं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना लॉग वॉग का कोई जरूरत नहीं. फिर से मैं बता रहा हूं. उसके पीछे रीजन ये कि ये उससे सिंपल क्वेश्चन है. और ये हमने जो किया वो पता कैसे हुआ कि मच्छर मारने के लिए AK-47 चला, कुछ इस तरीके से हुआ यहाँ. तो यानी इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करके हम विजुअलाइज कर सकते थे. कैसे? तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता था, क्योंकि R1 R2 तो यानी हमारा जो R है वही है. फिर क्या हो गया? तो प्रोडक्ट और डिवीजन हो गया. दो चीजों का प्रोडक्ट और एक डिवाइड टू अलग चीज है. तो उसमें सबसे पहले क्या निकलेगा? एरर तो निकलेगा नहीं. सबसे पहले निकलेगा रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर क्या होगा? R1 का एरर. R1 का रिलेटिव एरर क्या है? यही तो है. फिर रिलेटिव एरर ऑफ R2 वो क्या? यही तो है. फिर रिलेटिव एरर ऑफ R1 प्लस R2 वो क्या है? यही तो है. Therefore, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना मेहनत जरूरत नहीं. मैं इस स्टेप पे सीधे डायरेक्ट पहुंच सकता हूं. से फिर हमें इतना लंबा घुमा क्यों दिया है ना. तो देखो फ्री में घूम लो, क्या दिक्कत. कभी कभी है ना टेस्टिंग करने के लिए अगर कोई तुमको घुमा रहा है टेस्ट राइड करने के लिए तो घूम लो, है ना. बट यस, आई एम माई सेल्फ इन द एंड सेइंग कि मैं ये सारे स्टेप्स ना कर मैं सीधे यहाँ पे भी पहुंच सकता था. क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है. R1 R2 और एक मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन रूल एक साथ. R1 R2 और एक साथ में R1 प्लस R2 डिवाइड. तो मैं सीधा प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या होता है? दोनों में एक ही चीज होता है, ध्यान रखना. वो है कि पहले रिलेटिव एरर निकलेगा. तो रिलेटिव एरर तो ये और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो उसके क्वांटिटी से, तो एरर भी आता है. तो रिलेटिव एरर पूरा ये हो गया. ब्रैकेट वाला जो पूरा है चीज ये रिलेटिव एरर है इनटू क्वांटिटी, तो एरर आ गया. तो देयरफॉर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली कर सकता हूं. तो देन यू माइट सी ये जो हमने लंबा चौड़ा मेथड सीखा एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या जरूरत है ना. ना आंसर इज दैट इसका जरूरत है. थोड़ा सा मैं वो समझाना चाहूंगा. मैं उसीलिए बताया, दो इसमें बताता भी नहीं. एंड दैट इज सपोज कल को क्वांटिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जा रहा हूं, बस मे भी हल्का सा एक. एंड दैट इज सपोज ऐसे मेरे पास एक क्वांटिटी है जो कि है e टू द पावर x. ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं दे रहा. e टू द पावर x हो गया. और इसके लिए अगर चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो. आई डोंट नो इश्यूज, कैलकुलेटर यूज करो. सपोज आई से दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.0001 या 0003. So x is equal to 2 plus minus 0.003. Find error
इन एक्स, सॉरी फाइंड एरर इन क्यू, इसको वैल्यू बताओ। बाय द वे ई का वैल्यू सब लोग ले लेना 2.72, ये होता है ई का वैल्यू। एंड यू आर फ्री टू यूज कैलकुलेटर, ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आंसर बताओ। अच्छा इसका 450 आ रहा है, अच्छा मतलब मैंने पहले ठीक लिखा था, चलो जो भी है, मैंने कैलकुलेशन किया, कुछ पता नहीं मेरा क्यों। अच्छा हाँ सॉरी सर, ये 150 इंटू 3 भी तो है, हाँ सही है 450 है, ठीक ही था, मैंने भी पहले 450 लिखा था, फिर 3 का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कईयों ने पॉइंट आउट कि ये 450 होगा, तो मैंने कर दिया, अब ओके है। अच्छा इसके पहले किसी का आंसर आया था 450 करके? एक आध और कुछ, ओके आई थिंक हर्षित का आंसर नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं आया किसी का भी इसके पहले। अच्छा हाँ आया था, किसका आया था? हर्षित का आया था, और ध्रुव का भी इट सीम्स आया था, मैं चेक कर लूं। एक्चुअली कई सारा आंसर आया हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है कि ध्रुव तुमने तो आई थिंक पैरेलल का भेजे नहीं थे, भेजे थे तुम पैरेलल? चेक करो। अच्छा 17 में बोल के आया था, चल तूने भेजे नहीं थे वैसे तो शायद। अच्छा 0.37 आ रहा, चलो मे बी हर्षित ने भी यही भेजे थे। आदित्य माथुर ने एक आंसर दे दिया एंड दैट इज 0.0022। श्रेयसी ने थोड़ा और एक्यूरेट आंसर दे दिया 0.0022167168। तो आई थिंक आप मेथड समझ में आ गया होगा, एंड दैट इज सबसे पहले निकालेंगे dq dx, है ना, तो यानी dq dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो यानी dq इज नथिंग बट द एरर इन द क्वांटिटी q, क्या होगा e टू द पावर x इनटू dx, which will be equal to, यहां से मैं यहां जा रहा हूं, e to the power x यानी e to the power 2 यानी 2.72, चलो यहां पे ऐसे लिखता हूं, e to the power 2 into dx, dx मतलब हो गया 0.0003, e to the power 2 into 0. ये आंसर है, ठीक है। तो अगर मैं e का वैल्यू लेता हूं लेट्स से 2.72, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, बस तो तुम लोगों ने सही किया होगा, कैलकुलेटर तो आई थिंक शायद सबने यूज किया होगा, और इसमें चेक करिए ना कैलकुलेटर होता है सब हो जाता है। तो मैं भी एक राउंड कैलकुलेट कर लेता हूँ, वैसे तो तुम लोगों का भरोसा कर सकता हूँ, मैं भी अपने राउंड पे एक बार कर लूँ, है ना। तो 7.3984 इंटू 0.0003 इंटू 0.0003, ठीक है, 0.00221952 0.00222219 है, तो यानी 22 लिख सकता हूँ, तो 222 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, ये चले 0.00222। अच्छा इसके पहले ने क्वेश्चन कुछ मॉड का आया था, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक सेकंड, क्वेश्चन काफी ऊपर चला गया, ये क्वेश्चन आया, हाँ या use of differentiation in this question, and that is fx is equal to x minus 1 mod plus x minus 3। ओके देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखो एरर के ऊपर लगभग जो हमें डिस्कस करना था वो हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स करके, वो अपने आप पढ़ लेना, आई थिंक दैट्स अ वेरी इजी टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब एक नंबर को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट्स का जरूरत पड़ता है बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी, एज तो 2.3 को मैं लिख दूंगा 2.30 2.300000, फिर तो नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसे नहीं, हर नंबर को लिखने के लिए जो नंबर ऑफ डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके कुछ रूल्स है,
तो अपने आप पढ़ लेना, मे बी वी विल हैव अ क्विक रिव्यू इफ रिक्वायर्ड टुमारो, ठीक है ना। इन द मीनवाइल मैं इस क्वेश्चन को लेना चाहूंगा, ये एक्चुअली मॉड के ऊपर क्वेश्चन इज लाइक दिस, तो मे बी हाफ अ मिनट या एक आध मिनट पहले ट्राई करने दूंगा सबको। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसका अर्नव का है शायद। fx is equal to x minus 1 mod fx is equal to x minus 1 mod plus x minus 3 mod, ठीक है ना। फाइंड f dash x। अब सुनो, एक्चुअली अर्नब ने जो पूछा है वो ये क्वेश्चन नहीं था। अर्नब ने पूछा है f dash ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। मैं बोला छोड़ो ना वैल्यू, सारी वैल्यूज का निकालो। तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन को अर्नब मैंने क्या किया, जनरलाइज कर। So what I have done is that I have generalized Arnav's question. Arnav has asked a very specific question कि मुझे differentiation इस point पे बताओ। मैं बोला उस point पे नहीं, तुम सारे point पे बताओ। लो शुरू हो जाओ। So find out f dash x of this particular function, ठीक है। ये क्वेश्चन अब जब तुमने ये सवाल पूछा है ना, तो मैं तब तक थोड़ा सा बातें भी कर रहा हूँ, तब तक सब लोग सॉल्व भी करो। तो थोड़ा सा ना मल्टीटास्किंग की आदत डालो, अदरवाइज ना क्लास में बहुत कम टाइम मिल पाता। मल्टीटास्किंग इन द सेंस कि सुन भी रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो, कुछ सोच भी रहे हो, तो ये सब ये होता है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग की आदत डालो। मैं एक दो चीजें पूछना चाहूंगा। नंबर 1 इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड नंबर 2 इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं एज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं एज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो रहा है भाई, कोई आ रहा जा रहा है। देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करता हो तो हम उसको कंटिन्यूअस मानेंगे, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कंटिन्यूअस फंक्शन, यस, लेकिन y इज इक्वल टू tan x एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूंगा y इज इक्वल टू tan x का वैल्यू 90 डिग्री पे बताओ तो हम बता नहीं पाएंगे। यानी अगर मैं पूछूंगा कि क्या तुम हर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बता सकते हो, तो आंसर इज साइन एक्स पे तो बता दूंगा, बट tan x पे 90 पे 270 पे यानी 90 के ऑड मल्टीपल पे मैं नहीं बता पाऊंगा। और इंफिनिटी को वैल्यू नहीं माना जाता कि नहीं वो तो लार्ज वैल्यूज है, इंफिनिटी वो वैल्यू नहीं माना जाता, ठीक है ना। इसलिए tan x एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स से कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसलिए देखो कंटिन्यूटी को टिक किया मैंने, कंटिन्यूटी को काटा। एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा, ध्यान से सुनना, एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो पूरे में कंटिन्यूअस हो या पर्टिकुलर सेक्शन में कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस हो तो ही हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू tan x क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो मैं बोलूंगा इंफिनिट, अगर तुम कुछ भी x का वैल्यू बताओगे तो डिफरेंशिएबल नहीं। पर हाँ 0 से 60 डिग्री तक डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी, वो कोई दिक्कत नहीं, क्यों 0 to 60 डिग्री में वो प्रॉब्लम तो नहीं आता। अगर मैं बोलूंगा 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक बताओ कंटिन्यूअस है, नहीं है। तो जब कंटिन्यूअस नहीं है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करते। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात है कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पे उसके आसपास डेरिवेटिव का वैल्यू सेम आने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसके ग्राफ बनाता हूं। आज ना थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आज हम लोग बातें भी कर रहे थे, तो आज 12:10 तो हो गया मुझे दिख रहा है, बट अब थोड़ा सा मैं आज एक्सटेंड करूंगा 5-10 मिनट में भी, तो आज 12:20 पे खत्म करके, ठीक है ना। तो देखो ये जो ग्राफ है ये कैसे ड्रॉ है ना, तो इसके फंक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। अगर मान लो फंक्शन का वैल्यू मतलब x का वैल्यू अगर x लेस देन 1 तो अलग डेफिनेशन है, x
लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1 तो अलग डेफिनेशन होगा, और x ग्रेटर देन 3 पे अलग डेफिनेशन। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि अगर x लेस देन 1 होगा तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और हमें पता है कि मॉड में अगर नेगेटिव होता है तो उसको स्वैप कर, तो यानी अगर x लेस देन 1 होगा तो मॉड ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा एक्चुअली 1 माइनस x, प्लस x माइनस 3 हो जाएगा 3 माइनस x, यानी क्या हो गया 4 माइनस 2x। ठीक है, तो जगह कम है थोड़ा सा, 4 माइनस 2x। फाइन, यानी अगर तुम x लेस देन 1, मैं इक्वल टू 1 नहीं कह रहा हूं, अगर x लेस देन 1 पे पूछोगे कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, तो आंसर इज -2। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, -2 हो गया। लेकिन ये है x लेस देन 1, एट x इक्वल टू 1 क्या होगा अभी मुझे नहीं पता। इनफैक्ट अभी मुझे ये भी नहीं पता कि एट x इक्वल टू 1 ये डिफरेंशिएबल होगा भी या नहीं होगा, वो मैं भी बताने वाला हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा टाइम लगेगा। बिटवीन x1 एंड 3 क्या होगा ना, देखो x मोर देन 1 है, तो अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तब तो इसका साइन तो बदलेगा नहीं, तो ये तो x माइनस 1 ही रहेगा, तो यानी ये हो जाएगा x माइनस 1, लेकिन इसका साइन बदलेगा क्योंकि ये लेस देन 3 है और ग्रेटर देन 1, तो इसका साइन बदल के 3 माइनस x होगा, तो प्लस 3 माइनस x यानी इक्वल टू 2। तो अगर मैं कहूंगा इस इंटरवल पे डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 0। इस इंटरवल पे डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 0। क्यों, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर x ग्रेटर देन 3 है तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 यानी हो जाएगा 2x माइनस 4। तो अब अगर x ग्रेटर देन 3 पे अगर डिफरेंशिएट करके रिजल्ट पूछोगे तो क्या आ जाएगा, +2, यानी x लेस देन 1 पे डिफरेंशिएट करोगे इसको तो क्या मिलेगा, -2। बिटवीन 1 एंड 3 मैंने इंक्लूड नहीं किया, मतलब डिफरेंशिएशन में इंक्लूड नहीं किया, ये तो रेंज बताने के लिए, फंक्शन को बताने के लिए। तो बिटवीन 1 एंड 3 इक्वल टू इंक्लूड नहीं किया, ध्यान रखना 1 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, इसको मत देखो। मैं अभी फिलहाल डिस्कशन कर रहा हूं डिफरेंशिएशन का, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन, मैं अब डिस्कस कर रहा हूं डिफरेंशिएशन। तो x लेस देन 1 पे डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट आएगा -2। बिटवीन 1 एंड 3 एक्सक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 3, ध्यान रखना, अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा 0। क्यों, कांस्टेंट फंक्शन। और अगर x ग्रेटर देन 3 पे डिफरेंशिएट करोगे तो इन दैट केस आंसर आएगा +2। ठीक है, बट अब आता है सवाल कि क्या मैं इसको 1 पे भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्या मैं उसको 4 पे भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, दैट्स द आंसर, दैट्स द क्वेश्चन। तो उसका आंसर ये होगा कि देखो डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसका चेकिंग पता कैसे होगा, पहली बात तो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो देखना ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो आएगा। आज टाइम नहीं है इसलिए मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना, देखना कंटिन्यूअस तो आएगा। लेकिन अगर तुम 1 पे देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी डेरिवेटिव का आंसर -2 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फंक्शन 2 है बट डेरिवेटिव तो 0 आ रहा है, तो यानी एट 1 डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली 3 पे क्या होगा, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव 0 आ रहा है क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट 2 है, तो यानी डेरिवेटिव 0। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, डेरिवेटिव +2, यानी अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, f' का। अब ग्राफ बनाने का टाइम नहीं है इसलिए ग्राफ खुद बना देना, या तो मैं कल बना दूंगा। f' का रिजल्ट क्या आएगा, x लेस देन 1 पे, चलो ठीक है, f' का वैल्यू x लेस देन 1, x लेस देन 3 इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 3। तो इसका आंसर आ रहा है -2, इसका 0 और इसका +2, ये इसका पूरा आंसर। बट अभी रुको, अभी बस एक लास्ट चीज कहना है, एंड दैट इज दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 1 and x equal to 3। ये इसका नेट रिजल्ट हो गया, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और अगर टाइम मिलता
तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे मैं काम को कहता हूँ कि देखो ये कोई कठिन तो नहीं है, कि बड़े इजी फंक्शंस है, तो इनके ग्राफ्स जो है बना के देख लेना कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो आएगा। मैं पहले एश्योरेंस दे रहा हूँ, बाकी एक बार खुद चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो कल बता देना। एक फंक्शन कंटिन्यूअस तो आएगा, ठीक है ना, लेकिन 1 पे और 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि 1 वाले पॉइंट के इस तरफ डिफरेंशिएशन करके -2 आता है, उस तरफ 0, और 3 वाले पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 आता है और राइट हैंड साइड में 2 आता है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं मानेंगे। डिफरेंशिएबल तभी मानेंगे जब दोनों के वैल्यूज बराबर आते हैं, समझ में? तो जो कि इस केस में नहीं हो रहा, ठीक है। चलो आई थिंक आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम लोग जो है या तो थोड़े बहुत डाउट्स ले लेंगे या थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे, और अगर दोनों में से कुछ नहीं करते हैं तो इन दैट केस विल स्टार्ट विद एक्चुअल फिजिक्स, है ना। टीममेट से अभी तक क्या नकली फिजिक्स हो रहा था, अभी तक फिजिक्स हुआ ही कहां। यूनिट डायमेंशन एरर यू कांट कंसीडर सो मच ऑफ फिजिक्स, बिकॉज़ इट्स समथिंग लाइक व्हिच इज यूनिट, तो डायमेंशन तो लाइक केमिस्ट्री का भी है ना, और यूनिट्स वगैरह तो हर जगह यूज होता है। इकोनॉमिक्स में भी यूनिट यूज होता है, बायोलॉजी में भी यूनिट यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूनिट होता है, सो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक टू फिजिक्स एज सच, बट यस द डिस्कशन ऑन काइनेमेटिक्स एंड दैट इज मोशन इज द एक्चुअल कोर फिजिक्स और द बिगिनिंग ऑफ कोर फिजिक्स। तो या तो कल करेंगे, और अगर कल मूड नहीं होगा मैं तुम लोगों से ही पूछूंगा, कल मूड नहीं होगा तो इन दैट केस न्यू वीक न्यू चैप्टर वो भी कर सकते, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय देन। कुछ और दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। थैंक यू सर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और कोई आंसर भी आया था क्या? थैंक यू सर। हर्षित बोल रहे एक बार कंटिन्यूटी बता दो। चलो आज रहने दो, एक काम करेंगे, कंटिन्यूटी के 1-2 और क्वेश्चन कर लेंगे, प्लस इसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। चलो ओके, बाय बाय, चलो थैंक यू।